हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर के पहला मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको इस कोर्स का प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम हेल्पिंग क्लास 1 पर हैं। तो हेल्पिंग क्लास 1 किसके ऊपर आधारित है? अलजेब्रा के ऊपर। तो यहां पर हम जो निचली कक्षा में जो हम अलजेब्रा पढ़े हैं उसके बारे में यहां पर समझेंगे। ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग क्लास है जो कि आपको 11th और 12th मैथ्स के मॉड्यूल में कई सारे ऑपरेशंस करने के लिए सहयोग देगा। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर। तो पहले सेक्शन में क्या है, हम बेसिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, जहां पर कि ये इन इक्वेशन को कहते हैं हम वन वेरिएबल इक्वेशन, जहां पर कि एक वेरिएबल है, जैसे कि a, यहां पर x। ठीक है ना। तो वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज होता है जिसका हमें प्रॉब्लम में वैल्यू नहीं पता होता है या फिर पता करना होता है। ठीक है ना। तो वन वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम वन वेरिएबल का बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला है a + 21 = 32। इसको लिख लेते हैं, a + 21 = 32। ठीक है। अब a का मान क्या होगा? a का मान 32 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? डेफिनेटली 32 से छोटा होगा, क्योंकि a + 21 क्या दे रहा है आपको? 32 दे रहा है। ठीक है। तो a का मान जो है 32 से कम होगा, तो इसका मतलब 21 उधर जाकर के घट जाएगा। ठीक है। अगर 21 LHS में योग पर है तो RHS में जाके वो घट जाएगा, तो a हो जाएगा 32 - 21। ठीक है। कभी भी एडिशन जो रहेगा वो LHS में, RHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन, या फिर RHS में अगर एडिशन में है तो LHS में आएगा तो सब्ट्रैक्शन। जब भी हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे या फिर इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना। एडिशन क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो a = 32 - 21। तो a का मान क्या आ गया यहां से? a का मान यहां से आ गया 11। ठीक है, a का मान आ गया यहां से 11। तो क्या सीखा हमने यहां पर कि जब भी LHS में कोई चीज एडिशन में रहता है वो RHS में चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एडिशन का बनेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो यहां पर हमारा आया a = 32 - 21। तो a का मान आ गया 11। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। तो दूसरा प्रॉब्लम है a - 25 = -32। तो a - 25 = -32। ठीक है। अब यहां पर ये किस में है? सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है। LHS में 25 किस में है? सब्ट्रैक्शन में है। तो RHS में जब ये जाएगा तो ये बन जाएगा एडिशन। ठीक है। पिछले प्रॉब्लम में क्या था? पिछले प्रॉब्लम में LHS में एडिशन में था, तो RHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। यहां पर ये सब्ट्रैक्शन में है तो RHS में जाएगा तो एडिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब a = -32 + 25। आया समझ में? -32 + 25। तो a - 25 = -32। -25 जो है वो LHS में सब्ट्रैक्शन में है, तो RHS में जाएगा तो वो एडिशन हो जाएगा, तो -32 + 25 हो जाएगा। तो a का मान क्या आ गया यहां से? -7। तो a का मान क्या आया हमारा? -7। आया समझ में? तो क्या किया हम इस प्रॉब्लम में कि a - 25 मतलब 25 किस में है? सब्ट्रैक्शन में है। तो LHS से जब RHS में सब्ट्रैक्शन को भेजेंगे तो LHS से RHS में ट्रांसफर होने के बाद सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन हो जाता है। तो यहां पर एडिशन हो जाएगा +25। ठीक है। जब +25 एडिशन हो जाएगा तो -32 + 25
मान आ जाएगा -7। तो a का मान कितना हो गया? -7। ठीक है, चलिए इससे दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। सो तीसरा प्रॉब्लम क्या है? a/7 = 16। ठीक है ना, a/7 = 16। चलिए अब इस प्रॉब्लम में a का मान निकालना है। कोई सा भी प्रॉब्लम अगर बोलता है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन मतलब क्या करना है? हमें वेरिएबल का मान निकालना है उसमें। ठीक है, तो a/7 = 62। तो a को हमें फ्री करना है, तो क्या करेंगे? हम 7 को RHS में भेज देंगे। तो यहां पर 7 किस में है? डिवीजन में है। आया समझ में? यहां पर 7 किस में है? डिवीजन में है, LHS में। तो जब LHS से RHS जाएगा तो डिवीजन से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। आ रहा है समझ में? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे हम कि एडिशन से हो जाता है सब्ट्रैक्शन, अगर LHS से RHS या फिर RHS से LHS लेके आते हैं। सब्ट्रैक्शन से हो जाता है एडिशन, अगर LHS से RHS या RHS से LHS लेके आएंगे। ठीक है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा? a = 16 × 7। ठीक है, ये 7 यहां पर डिवीजन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 16 × 7, तो ये कितना आया? a = 112, a = 112। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रॉब्लम में हम क्या समझे कि जब भी ये कोई डिवीजन में रहता है LHS में, तो RHS में जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ठीक है, या तो LHS से RHS या तो RHS से LHS, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बन जाता है, एक साइड से दूसरे साइड पे जाएगा। तो आया समझ में? ठीक है, चलिए तो a का मान यहां पर आया 112। तो इससे ये तीसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम पर। चौथा प्रॉब्लम क्या है? 2x = 24। 2x = 24। ठीक है, 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाइड है, गुणा किया गया है। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन रहता है LHS में, तो जब RHS में जाएगा तो वो बन जाएगा डिवीजन। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहां पर आप फिर से देख सकते हैं 2x = 24। तो x 24 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, क्योंकि x को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर 24 मिल रहा है, तो मतलब x 24 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब 2 इधर जाकर के डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा लॉजिक लगा करके भी आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2x = 24 मतलब x = 24/2। तो x आ जाएगा आपका 12। x = आया 12। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या समझे? चौथे प्रॉब्लम में हम ये समझे कि अगर कोई भी चीज अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दूसरे साइड में LHS से RHS में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन में। तो हो गया 24/2। 2x = 24 था, वो बना x = 24/2। तो x का मान आ गया 12। ठीक, तो हमने क्या किया अभी तक हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया। सबसे पहले प्रॉब्लम में ये देखा कि एडिशन, एक साइड में एडिशन है तो दूसरे साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन। अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में एक साइड में, दूसरे साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा एडिशन। अगर कोई एक साइड में डिवीजन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई एक साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे में जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, ये हमने सीखा ये 4 प्रॉब्लम में। अब हम चलते हैं 5वें प्रॉब्लम में, जिसमें हम एक थोड़ा ज्यादा स्टेप लगेगा इसको बनाने में। ठीक है ना, ये सब 1 स्टेप प्रॉब्लम था, अब इसको ज्यादा स्टेप लगेगा बनाने में। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। 5th प्रॉब्लम, 4x + 7 = 10। ठीक है, क्या है इक्वेशन? 4x + 7 = 10। यहां पर 7 किस में है? एडिशन में है। RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्शन में। ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 4x = 10 - 7। तो 4x = हो गया 3, तो x हो गया 3/4। x 3/4 क्यों हुआ?
4x इक्वल टू 3 हुआ। 4 जो है यहां मल्टीप्लीकेशन में है, तो अपना RHS में जाएगा तो ये बन जाएगा डिवीजन में। 4 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो यहां चला गया, फिर हो गया ये डिवीजन, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। आया समझ में? क्या किया हमने इसमें, पहले +7 था, उसको हमने RHS में लेके गए, तो RHS में ये हो गया -7, तो 4x हो गया 10 - 7, तो 4x का मान हो गया 3। फिर 4x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो RHS में जाएगा तो बन जाएगा डिवीजन, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, आया समझ में? ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके में क्या करेंगे, 4x + 7 है, तो 4 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, उसको इधर डिवीजन में लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 7 इक्वल टू 10/4। ठीक है, x + 7 इक्वल टू 10/4। कई लोग ये स्टेप करते हैं। ठीक है, कई लोग ये स्टेप करते हैं, ये स्टेप पूरा गलत है। ठीक है, ये स्टेप पूरा गलत है। क्यों गलत है? 4 अगर मल्टीप्लीकेशन है तो 4 मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, x के साथ है। क्या वो 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है? नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम LHS से RHS में ट्रांसफर करते हैं कोई भी चीज, तो वो पूरा LHS का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर पूरा RHS का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए पूरा LHS का। पूरा LHS एक यूनिट होता है, पूरा RHS एक यूनिट होता है। ठीक है ना? तो यहां पर 4 जो है वो खाली x के साथ था, और उसको ले जाके हम डिवाइड कर दिया, और 7 जो है कुछ इफेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर उस मेथड से सॉल्व करना है तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 7/4 इक्वल टू 10। ठीक है, क्या किया मैंने, 4 जो पहले खाली x का मल्टीपल था, खाली x के साथ मल्टीप्लाइड था, वो अब मैंने पूरा x + 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 4x + 7/4 × 4, तो यह हो जाएगा 7। तो आ गया 4x + 7, जो कि पहले इक्वेशन लिखा हुआ है। आया समझ में? तो 4 हमने कॉमन निकाल दिया। अब ये 4 पूरा LHS के यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड है कि नहीं? अब ये 4 पूरा LHS के यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अब जाकर के आप LHS से RHS को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + 7/4 इक्वल टू 10/4। ठीक है, यहां मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, RHS में तो हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो x इक्वल टू 10/4 - 7/4। ठीक है, 7/4 क्या है, एडिशन में वो जाएगा, RHS में तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 7/4 यहां एडिशन में है, वो RHS में जाएगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो बना 10/4 - 7/4। 10 - 7 3, तो यह आ जाएगा 3/4। तो x इक्वल टू हो गया 3/4। ठीक है, 4 एलसीएम है, 10 - 7 हो गया 3, तो x इक्वल टू आ गया 3/4। तो फिर क्या समझे हम इस प्रॉब्लम में, कि 4 जो x का मल्टीपल है, डायरेक्टली उसको हम ले जा करके RHS में डिवीजन में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 4 जो है पूरे LHS का मल्टीपल नहीं है, या फिर पूरे LHS से मल्टीप्लाइड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 4 को कॉमन निकाल लिया, अंदर में बचा x + 7/4। उसके बाद फिर 4 जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हमने RHS में ले गए, जो कि यहां पर डिवीजन में आया, तो आ गया x + 7/4 इक्वल टू 10/4। उसके बाद 7/4 जो LHS में एडिशन में है उसको RHS में ले गए, जो कि सब्ट्रैक्शन में हुआ, तो x इक्वल टू 10/4 - 7/4, तो x इक्वल टू आ गया 3/4। आया समझ में? ठीक है, तो इससे ये 5वां प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं 6वें प्रश्न में। छठवां प्रश्न है x/7 - 5 इक्वल टू 1। x/7 - 5 इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करेंगे, -5 जो है
वो सब्ट्रैक्शन 5 जो है सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है ना, LHS में सब्ट्रैक्शन में है, तो RHS में जाएगा तो एडिशन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/7 इक्वल टू 1 + 5, जो कि हो जाएगा x/7 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 7 जो है LHS में डिवीजन में है, तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 6 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42। ओके, 7 6 42। तो क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले -5 जो था वो सब्ट्रैक्शन में था LHS में, उसको RHS में ले गए तो वो बना 1 + 5, तो आया x/7 इक्वल टू 6। फिर उसके बाद 7 जो है डिवीजन में है LHS में, वो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 × 6 जो कि है 42। आया समझ में। इसको हम दूसरे मेथड से भी करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। कई लोग ये करेंगे, ठीक है ना, कई लोग ऐसा करते हैं, x-5 इक्वल टू 1 × 7 डायरेक्टली, यहां 7 डिवीजन में है, उसको RHS में ले गए जो कि मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये रॉन्ग स्टेप है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कभी भी। तो क्या करेंगे यहां पर, ये जो 7 जो है ये पूरा LHS के डिवीजन में नहीं है, ये खाली x के साथ डिवीजन में है, 5 के साथ डिवीजन में ये नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम 1/7 को कॉमन निकाल लेंगे, ताकि 7 जो है पूरा LHS के साथ डिवाइड हो, ठीक है। या फिर 7 का यहां पर क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से एक बात, दोनों सेम बात है, बराबर है। तो x माइनस ये हो जाएगा 35, ठीक है। यहां 7 और यहां 1 दोनों का LCM आएगा 7, तो x - 35/7, x - 35/7 इक्वल टू 1, ठीक है। x - 35/7 इक्वल टू 1। अब ये 7 जो है पूरे LHS के साथ डिवीजन में है, अब इसको आप RHS में मल्टीप्लीकेशन में ले जा सकते हैं, यहां डिवीजन में है, RHS में जाएगा तो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सो x - 35 इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। फिर x यहां -35 क्या है, 35 क्या है, सब्ट्रैक्शन में है 35, ठीक है ना, तो उधर जाएगा तो RHS में जाएगा तो एडिशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 35, तो ये हो गया 42, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया हमारा 42। तो क्या समझे हम इसमें इस स्टेप में कि जब x/7 लिखा है तो इसका मतलब ये पूरे LHS के साथ डिवीजन में नहीं है, तो पूरे LHS के साथ डिवीजन में लाने के लिए हमने 1/7 को कॉमन ले लिया या फिर 7 का LCM ले लिया, ठीक है। तो तब हमको मिला x - 35 इक्वल टू x - 35/7 इक्वल टू 1। फिर 7 जो डिवीजन में था RHS में जाएगा तो LHS में जो डिवीजन में था RHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो x - 35 इक्वल टू 7। फिर -35 जो है LHS में है वो RHS में जाएगा तो बन जाएगा +35, तो 35 + 7 बनेगा 42। आया समझ में, ठीक है। तो इससे ये पहला बेसिक इक्वेशंस जो हैं वो यहां पर खत्म होता है, ठीक है। अब बोर्ड के इस राइट हैंड साइड में मैंने 7 प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 7 प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए है। सेम यही स्टेप्स लगाना है इसमें भी, और सब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है y + 17 इक्वल टू -12, ठीक है, y + 17 इक्वल टू -12। दूसरा है b - 5/2 इक्वल टू -2/3, b - 5/2 इक्वल टू -2/3। तो इसमें क्या करेंगे, -5/2 को उस तरफ लेके जाएंगे RHS में, तो +5/2 बन जाएगा। फिर 3 और 2 का LCM लेंगे, तो उसके बाद न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो b का मान निकल जाएगा। 2/3a इक्वल टू 54। तीसरा क्वेश्चन है 2/3a इक्वल टू 54। चौथा क्वेश्चन है -3y इक्वल टू 81। चौथा क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, -3y इक्वल टू 81।
पांचवा क्वेश्चन है a इक्वल टू 3/4m माइनस 3, a इक्वल टू 3/4m माइनस 3। सिक्स क्वेश्चन है 8s माइनस 7 इक्वल टू 41। सिक्स क्वेश्चन है 8s माइनस 7 इक्वल टू 41। और आखिरी और सातवां प्रॉब्लम है 4 इक्वल टू 4a प्लस 20, 4 इक्वल टू 4a प्लस 20। ठीक है, इससे यह पहला सेक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, पहले में देखे थे हम खाली एक वेरिएबल था एक इक्वेशन में, या तो a या फिर x या तो y। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन में x है और y है। ठीक है, कभी भी दो वेरिएबल का इक्वेशन होता है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर दो इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। यहां पर भी देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 5 और 5y इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो हर एक दो वेरिएबल इक्वेशंस के लिए दो वेरिएबल के इक्वेशन के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल का इक्वेशन जब है, आप 10वीं में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जब हम इसके पॉइंट्स लेंगे, जैसे y इक्वल टू 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा -4, अब y इक्वल टू 1 लेंगे तो x का मान आएगा -3। तो ऐसे अगर पॉइंट्स डालते जाएंगे, -4, 0, -3, 1, ऐसा अगर पॉइंट्स हम अगर डालते जाएंगे तो हमें एक रेखा मिलता है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये पहला वाला एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा वाला बनता है एक और स्ट्रेट लाइन, और दोनों का जो मिलते हैं जहां पर जिस पॉइंट में, वो होता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसका जब भी सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें तीन मेथड पता है। ठीक है ना, सबसे पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम मेनली यूज करेंगे एलिमिनेशन का, तो एलिमिनेशन बहुत इजी है तो उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है और दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, आया समझ में। अब इसमें देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट यहां पर -1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो ये x और माइनस एक्स दोनों 0 हो जाएंगे। आया समझ में, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा और y आ जाएगा 4। आ रहा है समझ में। तो x क्या हुआ, इसमें से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यह बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। तो x का दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 1 1 है। ठीक है ना, एक जगह -1 एक जगह 1 है, तो दोनों कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। अब अगर मान लीजिए x का कोफिशिएंट कुछ और होता है, यहां पर 2 और यहां पर 3 होता है, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 6 आने के बाद x के कोफिशिएंट को 6 बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर 3x है तो यहां पर 6 आ जाएगा। फिर दोनों को उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x कट जाएगा, तो एक x जो है एलिमिनेट हो गया। आया समझ में। तो ऐसे एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट मतलब निकाल देना। ठीक है ना, तो इसमें ये डायरेक्ट एडिशन से ही निकल जा रहा है, कोई एलसीएम कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो y और y का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y, x और माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो 0, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, तो 2y इक्वल टू आ गया 8। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा, यहां से y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, y का वैल्यू हो गया 4। अब y का वैल्यू 4 यहां डाल देंगे तो x हो जाएगा आपका 0। ठीक है, y का वैल्यू 4 डाल देंगे तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलिए मैं इसको कर देता हूं, y का वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 4। 4 आरएचएस में क्या है, एडिशन में है,
LHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 4 - 4 इक्वल टू x, तो x हो जाएगा 4 - 4 मतलब 0। आया समझ में? तो x का मान 0 और y का मान हो गया 4। ये हुआ आपका एलिमिनेशन मेथड, और ज्यादातर हम इसी का ही यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन होता तो कैसे करते? सब्स्टिट्यूशन मतलब बदलना, ठीक है, एक दूसरे को बदलना। तो पहले में देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, दूसरे में y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 है। तो पहले से जो y x प्लस 4 है उसको ला करके दूसरे में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? पहला का y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, दूसरे में डाल देंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो यह आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 डाल देंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। अब ये माइनस एक्स है, x किस में है? नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, इधर 4 एडिशन में है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन RHS में जाएगा तो x प्लस एक्स बन जाएगा आपका 2x इक्वल टू 4 माइनस 4, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू 0 है, 2 यहां पर किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है, पूरे LHS के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो RHS में जाएगा तो डिवीजन में, तो x इक्वल टू 0/2, तो x बन जाएगा 0। आया समझ में? ठीक है, तो x का मान आ गया 0, x का मान 0 रख देंगे यहां पर, तो y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y इक्वल टू 0 प्लस 4 हुआ तो y का मान हो गया 4, तो x 0 और y 4। ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत लंबा मेथड है और उसका हम जनरली यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्लास 10th में भी जब कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बोलता है कि यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तभी जा करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वहां पर उपयोग करते हैं, नहीं तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो हम खाली एलिमिनेशन का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में और उसको सॉल्व करते हैं। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दो तरीका है, तो हम खाली एलिमिनेशन का यूज करेंगे। एलिमिनेशन में क्या करना है? कोई भी एक वेरिएबल का चयन करना है, ठीक है ना, या तो x या तो y, और दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को समान बनाना है। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है 4x माइनस 5y इक्वल टू 5। अब इसको इसी के तरह लिखेंगे, पहले x y उसके बाद कांस्टेंट। यहां पर क्या है? y है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद माइनस x है। तो माइनस x को हम LHS में ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस x, तो ये हो जाएगा 5y प्लस x इक्वल टू 20। ठीक है, 5y प्लस x इक्वल टू 20। पहले x है तो पहले x लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, ये बन गया मेरा दो इक्वेशन। अब मैं चाहूं तो डायरेक्टली इसको ऐड कर लूंगा, तो 5y कट जाएगा, फिर 5x इक्वल टू 25, इसका मतलब x इक्वल टू 5, ये मेरे को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एलसीएम लेकर के और दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके दिखाना चाहता हूं इसमें, तो मैं दूसरा मेथड करूंगा। ठीक है ना, क्या करता हूं मैं? x का चयन करता हूं, y का चयन करूंगा तो डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन मैं x का करता हूं। ठीक है ना, तो x का यहां कोफिशिएंट क्या है? 4, यहां पर 4 है और यहां पर 1 है। 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 4। ठीक है ना, तो पहले वाले को 4 बनाना है, 4 पहले से ही है, तो इसमें किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को 4 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के इक्वेशन में पूरे यहां पर हमें 4x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x, पहला इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, माइनस 5y इक्वल टू 5, और दूसरा बन जाएगा 4x प्लस 20y इक्वल टू 80। आया समझ में? 4x प्लस 20y इक्वल टू 80। अब 4x और यहां के 4x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? दोनों को घटा के, क्योंकि यहां पर भी 4x है, यहां पर भी 4x है, एलिमिनेट करना है उसको, तो घटा के हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो जब घटाएंगे 4x में से 4x तो 4x का साइन हो जाएगा माइनस। फिर जब -5y में से 20y घटाएंगे तो 20y का भी साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद 80 का साइन भी माइनस हो जाएगा। आया समझ में? 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा, -20 -5y -20y हो जाएगा -25y, और 5 - 80 हो जाएगा -75। तो y का मान हो जाएगा -75 बाई -25 जो कि है 3। ठीक है, -25 यहां पर -25 y के साथ प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरे RHS में जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। ये मत सोचिए कि -25 यहां पर नेगेटिव में है, -25 y है नेगेटिव में, -25 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है y के साथ। आया समझ में? तो y इक्वल टू हो गया 3। अब y इक्वल टू 3 हो गया, y का मान यहां पर 3 डाल दीजिए तो आ जाएगा 4x माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 5। तो एम्प्लाइज 4x इक्वल प्लस 15 माइनस 15 इक्वल टू 5, 4x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/4। 4x इक्वल टू 20 कैसे हुआ? 15 इधर सब्ट्रैक्शन में है, उधर जाएगा तो एडिशन में हो जाएगा, तो 15 प्लस 5 20। 4x इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू हो जाएगा 20/4, तो x का मान आ जाएगा 5। आया समझ में? तो x का मान क्या आ गया हमारे पास? 5। ठीक है, तो इससे हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। तो क्या किया हमने इसमें? हमने इसमें 2 वेरिएबल का इक्वेशन लिया। 2 वेरिएबल का इक्वेशन लेकर के हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया है। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे पहले कि कौन सा वेरिएबल लेंगे तो हमारे लिए वो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो उस वेरिएबल का हम चयन करेंगे। उस वेरिएबल का चयन ऐसा करेंगे कि उसका कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है हमको। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर मैंने x का चयन किया, तो x का कोफिशिएंट यहां पर पहले 4 है और यहां पर पहले 1 था, ठीक है ना। तो उस 1 को 4 बनाने के लिए मैं पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जब ये दोनों बराबर हो गए, उसके बाद हमें ये सोचना है कि अब x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे। जिसका हमने चयन किया है उसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि वो एलिमिनेट हो जाए, वो बाहर निकल जाए इक्वेशन से। तो यहां पर हमने देखा कि हमने यहां पर घटाने से दोनों 4x कट जा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर निकल जा रहे हैं। तो उससे मुझे y का मान निकल जाएगा, और जब y का मान निकलेगा उसको मैं पहले किसी भी दोनों इक्वेशन में डाल दूंगा, किसी भी एक में, तो मुझे x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करना है हमें 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करते समय। ठीक, अब होमवर्क है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। y इक्वल टू एक्स प्लस 9, 4y इक्वल टू 16 प्लस एक्स। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस 9, 4y इक्वल टू 16 प्लस एक्स। सेकेंड है 6y इक्वल टू 9x माइनस 6, 3 इंटू 2y प्लस 5x इक्वल टू माइनस 6। फिर से बोलता हूं, 6y इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट x माइनस 6, 3 ब्रैकेट 2y प्लस 5x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर भी 3 कॉमन निकल रहा है, यहां पर भी 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 6। तो ऐसा करके पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस इक्वेशन को। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 निकलेगा, 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो उसका आप यूज करके इसको और इजी बना लीजिए इस इक्वेशंस को। तीसरा क्वेश्चन है 3y इक्वल टू 6x प्लस 6 और 5y इक्वल टू 10 ब्रैकेट x माइनस 5। तीसरा क्वेश्चन है 3y इक्वल टू 6x प्लस 6, 5y इक्वल टू 10 ब्रैकेट x माइनस 5। ठीक है, चलिए, तो इससे यह दूसरा सेक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे सेक्शन पर।
चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, जो कि है वर्किंग विथ एक्सपोनेंट्स। वर्किंग विथ एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर्स, ठीक है ना, पावर्स के बारे में समझना। तो किसी भी नंबर का पावर m है, अगर a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, तो ये हो जाता है a टू द पावर ऑफ m प्लस n, ठीक है। अगर दोनों नंबर सेम है, a है यहां पर भी तो यहां पर भी a है। अगर मान लीजिए a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ n है, वो कुछ नहीं बनेगा, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, वो a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ n हो जाएगा। आया समझ में? तो a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, दोनों का बेस अगर सेम है, इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, ठीक है ना, m को। तो ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, a टू द पावर ऑफ m प्लस n, ठीक है ना। अब दूसरा है डिवीजन, सेम नंबर का डिवीजन a टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n है, तो ये बन जाएगा a टू द पावर ऑफ m माइनस n। डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n, ठीक। अब तीसरा फॉर्मूला है a टू द पावर ऑफ m का पावर n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ mn, ठीक है। a टू द पावर ऑफ m है, उसका फिर से पावर कर दिया n, तो ये बन जाएगा a टू द पावर ऑफ mn। ये तीन है एक्सपोनेंट्स के मेन फॉर्मूले, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि a का पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो तो वो हो जाएगा 1, कोई भी नंबर, 2 टू द पावर ऑफ 0 1, 5 टू द पावर ऑफ 0 1, 10 टू द पावर ऑफ 0 1, ठीक है ना, कोई भी नंबर का पावर 0 1 रहेगा। आया समझ में? ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और उसका हल करते हैं। तो फिर पहला प्रश्न है 5xy इंटू 6xy प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 5xy प्लस इंटू 7xy 6xy प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, 5xy इंटू 6xy प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। 5 इंटू 6, अब ये दोनों कांस्टेंट हैं 5 और 6, तो 5 6 30। अब x और x दोनों को एक जगह रख लेंगे, y और y को एक जगह रख लेंगे, और ये बचा 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। क्यों x x एक जगह लिख लिए? क्योंकि a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, दोनों में a है, तो इसलिए यहां पर दोनों x x है, इसलिए दोनों को एक साथ रख लिए, y y को एक साथ रख लिए। तो x टू द पावर ऑफ 1 और यहां पर x टू द पावर ऑफ 1, y का पावर 1, यहां पर भी y का पावर 1, तो ये हो जाएगा 30 x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1, y टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 30 x का पावर 1 प्लस 1 x स्क्वायर, y का पावर 1 प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब नंबर कोई कोफिशिएंट हो, उसके बाद में वेरिएबल्स का पावर सेम हो और सेम वेरिएबल्स हो, पावर सेम हो और वेरिएबल्स भी सेम हो। तो यहां पर देख रहे हैं x और y वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल x और y है, x स्क्वायर है y स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों बन गए लाइक टर्म्स। तो 30 प्लस 7 ये हो जाएगा 37। उसी समय हम इसको ऐड कर सकते हैं और ये बन जाएगा 37 x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर होता और यहां पर खाली y होता 7x स्क्वायर y, तो उस समय ये एडिशन नहीं होता, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। आया समझ में? और दूसरी भाषा में अगर आप समझें तो x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर में बचा 30 प्लस 7, तो बन गया 37, ठीक है। तो ये आया आपका 37 x स्क्वायर y स्क्वायर। आया समझ में? तो क्या किया हमने इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में हमने x x का जोड़ी बनाया, y y का जोड़ी बनाया, फिर x टू द पावर ऑफ a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला लगाया। तो x इंटू x बन गया x स्क्वायर, y इंटू y बन गया y स्क्वायर,
दोनों लाइक टर्म्स थे, दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो 30x² प्लस y² प्लस 7x² प्लस y² बन गया 37x² प्लस x² इंटू y²। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 37x² y²। ठीक, चलिए इससे ये पहला प्रॉब्लम खत्म होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है 5c² प्लस 3c माइनस 2c² प्लस 4 माइनस 7c। 5c² 5c² प्लस 3c माइनस 2c² प्लस 4 माइनस 7c। ठीक है, क्या है? 5c² प्लस 3c माइनस 2c² प्लस 4 माइनस 7c। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए क्या परख रहा है? ठीक है ना, ये प्रॉब्लम ये देख रहा है कि आप लाइक टर्म्स के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यहां पर c² है, यहां पर भी c है, तो दोनों में सेम वेरिएबल है c, लेकिन पावर अलग है, तो 3c और 5c² सेम नहीं है। 2c² में माइनस 2c² में c² का और यहां पर भी c² का देखेंगे तो c दोनों का वेरिएबल सेम है और उसके बाद स्क्वायर भी है। ठीक है, दोनों का, तो इसलिए 5c² और माइनस 2c² लाइक टर्म है, तो उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 5c² माइनस 2c² प्लस यहां पर 3c है, यहां 7c है, दोनों का वेरिएबल सेम है c और पावर क्या है? 1 है, तो ये बन जाएगा 3c माइनस 7c। बचा क्या? खाली 4। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख लेंगे 4 और कोई कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, तो खाली एक ही 4 ही एक कांस्टेंट टर्म है। 5c² माइनस 2c² ये बन गया आपका 3c² प्लस 3c माइनस 7c। सो 3c माइनस 7c बन जाएगा माइनस 4c। ठीक है ना, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 4, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या हुआ फाइनल एक्सप्रेशन आपका? 3c² माइनस 4c प्लस 4। तो क्या किया हम इस प्रॉब्लम में? हम इस प्रॉब्लम में लाइक टर्म्स का जांच किए, तो पता चला कि 5c² और माइनस 2c² दोनों लाइक हैं, तो 5 माइनस 2 बन गया 3c²। उसके बाद 3c और 7c ये दो माइनस 7c दोनों लाइक टर्म है, तो 3 माइनस 7 क्या हुआ? माइनस 4, तो ये बन गया माइनस 4c। उसके बाद 4 जो है वो अकेला कांस्टेंट था, जिसको हम लिख लिए प्लस 4। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन बना आपका 3c² माइनस 4c प्लस 4। ठीक है, चलिए इससे ये दूसरा प्रॉब्लम भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। तो तीसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, 4x² होल क्यूब प्लस 2x² होल टू द पावर ऑफ 4 बाई 2x²। तो ये आपका 4x² होल क्यूब प्लस 2x² होल पावर 4 बाई 2x²। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में आपका ये क्या परख रहा है? a टू द पावर ऑफ m पावर n, वो बताया था लास्ट में, a टू द पावर ऑफ m ब्रैकेट पावर n, तो बन जाता है a टू द पावर ऑफ mn, तो उसका यहां पर यूज होगा। 4 का पावर यहां पर 1 है, तो 4 का पावर 1 इंटू 3, a टू द पावर ऑफ mn 4a है, m यहां पर 1 है, n है 3, 4 का पावर 1 इंटू 3, x का पावर 2 इंटू 3, y का पावर 1 इंटू 3। ठीक है, 4 का पावर 1 यहां से आया 3, 4 का पावर 1 इंटू 3, x का पावर यहां पर 2, यहां से आया 3, 4 का पावर x का पावर 2 इंटू 3, y का पावर यहां 1, यहां से आया 3, y का पावर 1 इंटू 3 प्लस 2 है, सेम वैसे करेंगे, 2 का पावर 1 इंटू 4, x का पावर 2 इंटू 4, y का पावर 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2x²y। ठीक है, आया समझ में? अब इसका पूरा पावर लिख लेंगे। अब उसके बाद ये आ जाएगा आपका 4 क्यूब, मतलब ये आ जाएगा 64।
4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आ जाएगा 64। x का पावर 6, y का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, x का पावर 8 और ये हो जाएगा y का पावर 4। तो 2 का पावर 4 जो 16 है उसको अभी नहीं लिखते हैं, यहां पर डायरेक्टली 2 का पावर 4 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे में भी 2 है तो एक और फॉर्मूला यहां पर लगेगा, x का स्क्वायर और y, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पावर्स को तो ये मिल जाएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? इसमें देख रहे हैं a टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n लगेगा। यहां पर सेम 2 2 है, पावर क्या है इसका, ऊपर में m है नीचे में n है। यहां पर x x है, यहां पर ऊपर में पावर 8 है नीचे में 2 है, यहां पर 4 है 1 है, यहां पर y का भी 4 है और नीचे में 1 है। तो ये तीनों में a टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 64 x का पावर 6 y क्यूब प्लस 2 टू द पावर ऑफ 4 बाई 2, so 2 to the power of 4 minus 1, x to the power of 8 by x to the power of 2, x to the power of 8 minus 2, y to the power of 4 by y to the power of 1, y का पावर 4 minus 1। आया समझ में? a to the power of m by a to the power of n equal to a to the power of m minus n, वो वाला फॉर्मूला यहां पर लगा लिए। ये आएगा आपका x to the 64, x to the power of 6, y to the power of 3 प्लस 2 का क्यूब x का पावर 6, सॉरी x का पावर 6 और y का पावर 3, ठीक है। तो आ जाएगा 64 x टू द पावर ऑफ 6 y क्यूब, ये 2 क्यूब हो जाएगा 8 x टू द पावर ऑफ 6 y क्यूब, तो आ जाएगा 64 x टू द पावर ऑफ 6 y क्यूब प्लस 8 x टू द पावर ऑफ 6 y क्यूब, ठीक है। अब ये दोनों लाइक टर्म है, क्यों? क्योंकि इनके पास दो वेरिएबल है जो इक्वल है, जो कि x x y y सेम है, सॉरी इक्वल नहीं सेम है, x x y y दोनों सेम है। पावर देख लेते हैं, x का पावर 6, यहां पर भी x का पावर 6, y का पावर 3, यहां का भी y का पावर 3, तो दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स बन गए। तो 64 प्लस 8 बन गया 72, तो यह आ जाएगा आपका 72 x टू द पावर ऑफ 6 y क्यूब। आया समझ में? इस तरीके से एक्सपोनेंट्स का यूज करके आपको फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लेके आना है, सिंपल एक्सप्रेशन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, उसको हमने सिंपल एक्सप्रेशन बना दिया है, ठीक है। इस तरह हम एक्सपोनेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है ना, पावर्स के साथ काम करते हैं। तो चलिए आपके लिए यहां पर होमवर्क है। फर्स्ट 8ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर x होल क्यूब, 8ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर x होल क्यूब। सेकेंड ab स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4a होल क्यूब b टू द पावर ऑफ 6, ab स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4a क्यूब b टू द पावर ऑफ 6। तो क्या करेंगे, यहां पर 4a होल क्यूब है और b टू द पावर ऑफ 6 है, तो यह बन जाएगा 4 क्यूब a टू द पावर ऑफ 3 b टू द पावर ऑफ 6। यहां पर भी a टू द पावर ऑफ 3 b टू द पावर ऑफ 6, तो ये दोनों लाइक टर्म बन जाएंगे, तो उसके बीच में ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 3x टू द पावर ऑफ -2 बाई x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 8। मैं रिपीट करता हूं, 3x टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 8। फोर्थ क्वेश्चन, 4a स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2a क्यूब होल स्क्वायर माइनस 11a टू द पावर ऑफ 6, 4a स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2a क्यूब होल स्क्वायर माइनस 11a टू द पावर ऑफ 6। यहां पर देखिए a का पावर 6 हो जाएगा, यहां पर भी a का पावर 6 हो जाएगा, तो ये पूरा लाइक टर्म बन जाएगा। यहां पर x का पावर डिवाइडेड बाई में 7, यहां पर भी x का पावर डिवाइडेड बाई में 7,
तो ये दोनों लाइक टर्म बन जाएंगे, ठीक है ना। 3/x⁴ प्लस 2/x⁴ आया समझ में, ठीक है। चलिए, तो इससे ये तीसरा सेशन खत्म होता है, सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। और इससे आज का क्लास भी यहां पर खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रश्नों से बने रहने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।